हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हॉरर ट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को एक ऐसी सुपर नेचुरल हॉरर मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस मूवी का नाम है द स्केलेटन की और इसे 2005 में रिलीज़ किया गया था। एक्चुअली इस मूवी में जादू टोने और टोटके को दिखाया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं सीधे मूवी की स्टोरी की तरफ। लेट्स बिगिन। तो मूवी के स्टार्टिंग के सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैरोलिन है। कैरोलिन एक नर्सिंग होम में नर्स का काम कर रही होती है जहां वो अपने पेशेंट की देखभाल करती है। कैरोलिन को अपने पेशेंट से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, बट एक दिन उस पेशेंट की मौत हो जाती है। कैरोलिन बहुत ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी वो इस बात से होती है कि जब उसे पता चलता है कि उस पेशेंट के घर वालों में से एक भी इंसान उस पेशेंट को देखने नहीं आया। वो उस पेशेंट की सभी चीज़ों को कलेक्ट करके एक बॉक्स में डालती है और सोचती है कि शायद कोई तो इसे लेने आएगा ही। बट वहाँ की डॉक्टर कैरोलिन से कहती है कि इस बॉक्स को कचरे के डब्बे में फेंक दो, क्योंकि कोई भी इसके घर से नहीं आने वाला है। जब वो उस बॉक्स को कूड़ेदान में फेंकने जाती है तो वो वहाँ देखती है कि बहुत सारे पेशेंट के सामान फेंके हुए हैं जिनके घर वालों में से कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। कैरोलिन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो नर्स की नौकरी छोड़ देती है और फिर वो अपनी फ्रेंड जिल को ये बताती है कि अब वो किसी की पर्सनल केयर टेकर बनेगी और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करेगी। कैरोलिन पर्सनल केयर टेकर की जॉब ढूंढने लगती है और बाय चांस उसे पेपर में एक ऐड दिखता है। कैरोलिन उस ऐड में दिए गए नंबर पे कॉल करती है और उसकी बात ल्यूक मार्शल नाम के एक लॉयर से होती है। ल्यूक मार्शल कैरोलिन को उस जगह का एड्रेस देता है जहां उसे केयर टेकर की जॉब करनी होती है। कैरोलिन उस दिए गए पते पर पहुंचती है जहां एक बहुत बड़ा पुराना घर होता है। वो घर शहर से काफ़ी दूर होता है। वो वहां ल्यूक मार्शल से मिलती है। ल्यूक मार्शल कैरोलिन को उस घर के मेंबर से मिलवाता है। उस घर में केवल 2 बूढ़े लोग ही रहते थे जिनका नाम वॉयलेट और बेन है। वॉयलेट जो कि बेन की वाइफ होती है। ल्यूक कैरोलिन को बताता है कि बेन पिछले 1 महीने से पैरालाइज है और ना ही चल सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है और तुम्हें यहाँ बेन की देखभाल के लिए ही बुलाया गया है। स्टार्टिंग में कैरोलिन को थोड़ा अजीब लगता है, बट वो बेन की हालत देखकर उस जॉब के लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैरोलिन एक पेट्रोल पंप के पास जाती है। वो वहाँ अपने कार में पेट्रोल डालती है, बट वो नोटिस करती है कि पेट्रोल के पैसे लेने वाला वहाँ कोई नहीं है। वो पैसे देने के लिए पेट्रोल पंप के पास वाले घर में जाती है जहाँ उसे काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि उस घर के बाहर लाल ईंट के चूरे से लकीर खींची होती है और दरवाजे पर हड्डियां लटकी हुई होती हैं। कैरोलिन को उस घर के अंदर एक अजीब सी बूढ़ी लेडी दिखती है जिसे देखकर कैरोलिन काफ़ी डर जाती है और पेट्रोल के पैसे देकर वो वहां से भाग जाती है। फिर कैरोलिन अपना सारा सामान लेकर वॉयलेट के घर में शिफ्ट होती है, बट वो वहां उस घर में एक अजीब सी बात नोटिस करती है कि उस घर के अंदर और कहीं भी एक भी मिरर नहीं होता है, यहाँ तक कि बाथरूम में भी नहीं, और किसी ने रिसेंटली ही सारे मिरर्स हटा दिए होते हैं। फिर कैरोलिन बेन के कमरे में जाती है और जैसे ही बेन के पास जाती है तो बेन कैरोलिन का हाथ जोर से पकड़ लेता है और ऐसा लगता है कि बेन कैरोलिन से कुछ कहना चाह रहा है। बट तब तक वहाँ वॉयलेट आ जाती है और कैरोलिन को सारा शेड्यूल बताती है कि कब कब उसे दवा देना है और कब कब उसे नहाना है। फिर बातों बातों में कैरोलिन वॉयलेट से यहाँ शहर से इतनी दूर रहने की वजह पूछती है, तो वॉयलेट उसे बताती है कि कई साल पहले उन्होंने ये घर एक भाई बहन से खरीदा था और तब से वो यहाँ अपने पति के साथ ही रहती है। फिर वॉयलेट कैरोलिन को एक स्केलेटन की देती है जिससे कि घर के सारे दरवाजे खुलते हैं। फिर कैरोलिन वॉयलेट से घर में मिरर ना होने की वजह पूछती है, तो वॉयलेट टालते हुए उससे कहती है कि बुढ़ापे में हम लोग मिरर देखकर क्या करेंगे, और कैरोलिन से कहती है कि तुम्हें अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो छोटा सा आईना अपने रूम में रख सकती हो। फिर वॉयलेट कैरोलिन से कहती है कि मैं यहाँ सिगरेट भी पीती हूँ और मुझे इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वॉयलेट कैरोलिन को ऊपर के कमरे से पौधे के बीज लाने को कहती है। जब कैरोलिन उस कमरे में जाती है तो उसे वहाँ एक रूम मिलता है जिसमें से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही होती है और उस रूम को इस तरह से छिपाया गया था कि किसी की नज़र ना पड़े।
कैरोलिन उस स्केलेटन की मदद से उस रूम को खोलने की कोशिश करती है, बट वो रूम उस की से नहीं खुलता है। फिर कैरोलिन वायलट को बताती है कि मैंने ऊपर एक कमरा देखा है जो कि इस की से भी नहीं खुल रहा है। तो वायलट उससे कहती है कि मुझे उस कमरे के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं वो कमरा ऐसे ही बंद पड़ा है और हमने भी कभी उसे खोलने की कोशिश नहीं की है। कैरोलिन को कुछ अजीब लगता है, बट वो इग्नोर करती है। फिर हम देखते हैं कि वायलट ने कैरोलिन को कुछ दवाइयाँ दे रखी थी जिसे टाइम टू टाइम बेन को खिलाना था। बट कैरोलिन ये नोटिस करती है कि जब जब वो बेन को दवा खिलाने जाती है तो बेन उसे खाना नहीं चाहता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कुछ बताना चाहता है, बट वो बोल नहीं पा रहा था। कैरोलिन को थोड़ा थोड़ा शक होता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक रात कैरोलिन बेन को दवा देने उसके कमरे में जाती है तो बेन अपने बेड पर नहीं होता है। वो बेन को चारों तरफ ढूंढने लगती है और जब वो बालकनी से देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि बेन रेंगते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और पैरालाइज होने की वजह से वो छत से नीचे गिर जाता है। कैरोलिन जल्दी से ये बात वायलट को बताती है और बेन का व्हील चेयर लेने उसके कमरे में जाती है, जहाँ उसे बेन के बेडशीट पर मिट्टी की मदद से हेल्प मी लिखा हुआ मिलता है। वो उस बेडशीट को छिपा कर रख लेती है और व्हील चेयर लेकर सीधा बेन के पास आती है और वायलट से डॉक्टर को बुलाने को कहती है, बट वायलट डॉक्टर बुलाने से साफ मना कर देती है। और यहाँ कैरोलिन का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने हस्बैंड के चोट लगने के बावजूद भी डॉक्टर बुलाने से मना क्यों करेगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ल्यूक किसी काम से वहाँ आता है तो कैरोलिन उसे पिछली रात हुए हादसे के बारे में बताती है और उसे वही बेडशीट दिखाती है जिसमें हेल्प मी लिखा था, बट किसी ने उस बेडशीट को बदल दिया था। और ल्यूक कैरोलिन की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता है। फिर कैरोलिन ये डिसाइड करती है कि अब वो अपने हिसाब से इस बात का पता लगाएगी कि आखिरकार इस घर में ऐसा कुछ हो क्यों रहा है। वो फिर से उस कमरे में जाती है और उस कमरे को खोलने की कोशिश करती है जो कि हमेशा से लॉक था। वो इस बार उस कमरे को खोलने में कामयाब हो जाती है। कैरोलिन को उस कमरे में तंत्र मंत्र और जादू टोने के सामान मिलते हैं। फिर वहाँ उसे पापा जस्टिफाई की एक पुरानी म्यूजिक सीडी मिलती है। फिर वो वहाँ उस घर के सारे मिरर्स को देखती है जिसे वायलट ने यहाँ छिपा कर रखा था। कैरोलिन समझ जाती है कि वायलट जरूर उससे कुछ छिपा रही है। कैरोलिन फिर शहर जाकर अपने फ्रेंड जिल को ये सब बात बताती है। जिल उसे बताती है कि ये एक हुडू मैजिक है और जो लोग इस हुडू मैजिक पर बिलीव करते हैं ये उसी पर असर करता है और जो बिलीव नहीं करते हैं ये उस पर असर नहीं करता है। जिल उसे अपनी आंटी की एक हुडू शॉप के बारे में बताती है जहां उसे इस बात की और भी जानकारी मिलेगी, बट वो वापस वायलट के घर चली जाती है। अगली सुबह कैरोलिन वायलट से स्ट्रिक्टली पूछती है कि इस घर में ये सब क्यों हो रहा है और तुम मुझसे क्या छिपा रही हो। वायलट उसे बताने से मना करती है तो कैरोलिन कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस बात पर वायलट उसे बताती है कि 90 साल पहले इस घर में एक बैंकर रहता था और उनके यहाँ 2 सर्वेंट काम करते थे जिनका नाम पापा जस्टिफाई और मामा सेस्ले थे। और ये रूम जो बंद रहता है ये रूम उन्हीं लोगों का था। वो दोनों काला जादू और हुडू मैजिक के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। एक रात उस बैंकर के घर में पार्टी होती है और उसी रात पापा जस्टिफाई और मामा सेस्ले बैंकर के 2 बच्चों को अपने कमरे में ले जाकर तंत्र मंत्र और काली विद्या सिखा रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों रंगे हाथ पकड़े जाते हैं और सभी लोग गुस्से में आकर उन्हें पेड़ से लटकाकर जिंदा जला देते हैं। और फिर वायलट बताती है कि उसने सारे मिरर्स इसलिए हटा दिए हैं क्योंकि पापा जस्टिफाई और सेस्ले की रूह इन मिरर्स में दिखती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैरोलिन बेन को नहाते समय बेन को एक छोटा सा आईना दिखाती है जिसे देखकर बेन काफी डर जाता है और उसे दौड़े आने लगते हैं। फिर कैरोलिन को यहाँ यकीन होता है कि शायद वायलट की बात सच है, बट वो काफ़ी परेशान थी क्योंकि बेन उसे कुछ बताना चाहता था बट उसकी आवाज़ बाहर आ ही नहीं रही थी। फिर कैरोलिन बेन की मदद के लिए जिल की आंटी के पास जाती है जो कि हुडू मैजिक के बारे में जानती थी। कैरोलिन जिल की आंटी को वायलट और बेन की पूरी बात बताती है। इसके बाद जिल की आंटी कैरोलिन को कुछ जादू टोने की सामान और स्पेल बताती है और उससे कहती है कि ये रिचुअल बेन के ऊपर आजमाने से वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगेगा और फिर तुम अच्छे से उसकी मदद कर पाओगी। फिर कैरोलिन घर जाकर चुपके से वो रिचुअल बेन के ऊपर आजमाती है जिससे कि बेन की आवाज़ धीरे धीरे आने लगती है और वो बस कैरोलिन से हेल्प मी बोलने लगता है। बट
जब तक कि बेन कुछ और भी बोल पाता, वॉयलेट वहाँ आ जाती है और कैरोलिन को ये सब करने से रोक देती है। ये देखकर कैरोलिन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली आती है। कैरोलिन फिर से ल्यूक के पास जाती है और उसे बताती है कि वॉयलेट जरूर कुछ काला जादू जानती है और उसी की वजह से बेन की ये हालत है। वो सच्चाई पता लगाने के लिए ल्यूक के साथ उसी पेट्रोल पंप वाले घर पे जाती है और उस बूढ़ी लेडी से मिलती है। वो बूढ़ी लेडी कैरोलिन को पापा जस्टिफाई सीडी के बारे में बताती है और उससे कहती है कि ये कोई म्यूजिक सीडी नहीं है, बल्कि इस सीडी के अंदर एक हुडू स्पेल है, मतलब कि एक ऐसा मंत्र जिसके रिचुअल से किसी भी आदमी की बची हुई उम्र चुराई जा सकती है। फिर कैरोलिन को लगता है कि शायद वॉयलेट ये रिचुअल बेन के ऊपर करने वाली है। कैरोलिन ये कंफर्म करना चाहती थी कि वॉयलेट कोई बुरी शक्ति है कि नहीं। इसके लिए वो अपने रूम के सामने लाल ईंट के चूरे से लाइन बनाती है और वॉयलेट को अंदर बुलाती है, बट वॉयलेट किसी भी सूरत में उस लाइन को क्रॉस नहीं करती है और दरवाजे के पास ही खड़ी रहती है और वहीं से कैरोलिन से बात करती है। और यहाँ कैरोलिन को ये भी यकीन हो जाता है कि वॉयलेट एक बुरी आत्मा है। अब कैरोलिन हर हाल में बेन को बचाना चाहती है। फिर उसी रात वॉयलेट कैरोलिन को डिनर के लिए बुलाती है, जहाँ कैरोलिन वॉयलेट के चाय में नशीली दवा मिला देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर कैरोलिन बेन को उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट मेन गेट लॉक रहता है, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाती है। तब तक वॉयलेट को भी होश आ जाता है और वो गन लेकर कैरोलिन पर फायर करने लगती है। कैरोलिन अपनी जान बचाकर बेन को गैराज में छिपा देती है और मदद के लिए ल्यूक के पास जाती है, जहाँ वो उसके कमरे में खुद की कुछ फोटोग्राफ्स देखती है और कुछ जादू टोने के सामानों को देखती है, जिससे कैरोलिन को पता चलता है कि ल्यूक भी वॉयलेट से मिला हुआ है। और तभी अचानक से ल्यूक कैरोलिन का गला दबाकर बेहोश कर देता है और वापस वॉयलेट के पास ले आता है। फिर वॉयलेट कैरोलिन से ये पूछती है कि बेन कहाँ है, तो वो उसे बता देती है। और जब वॉयलेट बेन को लाने जाता है तो किसी तरह कैरोलिन खुद को आज़ाद कर लेती है। फिर कैरोलिन जल्दी से अपनी फ्रेंड जिल और पुलिस को कॉल कर देती है और पूरे घर में रेड लाइन खींच देती है, जिससे कि ल्यूक और वॉयलेट उसके करीब ना आ पाए। बट जैसे ही वो ऊपर के कमरे में पहुंचती है, सडनली वहां वॉयलेट आ जाती है और फिर उन दोनों में काफ़ी हाथापाई होने लगती है। कैरोलिन वॉयलेट को नीचे गिरा देती है, जिससे वॉयलेट की दोनों टांगें टूट जाती है। फिर वो उसी रूम में चली जाती है जिसमें पापा जस्टिफाई रहा करते थे। वो उस रूम में हुडू की बुक की मदद से एक बचाव घेरा बनाती है, जिसमें लिखा होता है कि ये तुम्हें बुरी ताकतों से बचाएगा। बट हम देखते हैं कि वॉयलेट रेंगते हुए उस रूम तक चली आती है और उससे कहती है कि तुमने खुद ही अपने आप को इस घेरे में कैद कर लिया, क्योंकि वॉयलेट चाहती थी कि कैरोलिन खुद से ये घेरा बनाए, क्योंकि हुडू रिचुअल उन्हीं लोगों पर असर करता है जो इन पे विश्वास करता है। और जब तक कि कैरोलिन कुछ सोच पाती, वॉयलेट एक बड़ा सा मिरर लेकर कुछ मंत्र का उच्चारण करती है और उस मिरर को कैरोलिन की तरफ भेज देती है, जिसमें कैरोलिन को मामा सेसले की रूह दिखती है और फिर वो मिरर कैरोलिन से टकराकर टूट जाता है। फिर कैरोलिन और वॉयलेट दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं और इस सारे प्रोसेस के बैकग्राउंड में पापा जस्टिफाई के हुडू रिचुअल का रिकॉर्ड चल रहा होता है। फिर कुछ देर बाद कैरोलिन को होश आता है और वो वॉयलेट का सिगरेट उठाकर पीने लगती है और बिल्कुल उसी के अंदाज में बात करने लगती है। मतलब ये कि अब कैरोलिन की बॉडी में वॉयलेट आ चुकी है और वॉयलेट की बॉडी में कैरोलिन, जो कि वो शुरू से करना चाहती थी। और अब मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि जिसे हम लोग अब तक वॉयलेट समझ रहे थे, वो दरअसल में मामा सेसले थे और ल्यूक पापा जस्टिफाई थे। क्योंकि 90 साल पहले जब बैंकर ने पापा जस्टिफाई और मामा सेसले को उनके बच्चों के साथ हुडू रिचुअल करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था, तो दरअसल उस रात वो दोनों अपने हुडू रिचुअल में कामयाब हो गए थे और उन दोनों बच्चों से अपनी बॉडी एक्सचेंज कर लिए थे। और जिन्हें जलाया गया था वो पापा जस्टिफाई और मामा सेसले नहीं होते हैं, बल्कि वो उनके खुद के बच्चे ही थे। ये दोनों कपल युगों युगों से ऐसा करते आ रहे हैं और लोगों की उम्र चुराकर खुद को यंग और जिंदा रखते हैं। वॉयलेट और बेन के साथ भी ऐसा ही हुआ। पापा जस्टिफाई और सेसले ने उनकी बॉडी को भी एक्सचेंज किया था, बट बूढ़े होने के बाद उन दोनों को नए बॉडी की जरूरत होने लगी। पापा जस्टिफाई को ल्यूक की न्यू बॉडी मिल गई थी, बट वॉयलेट को कोई भी यंग लड़की नहीं मिल रही थी। इसीलिए उन लोगों ने पेपर में केयरटेकर का ऐड डाला था और जिसकी मदद से उन्होंने कैरोलिन को अपना शिकार बनाया। और फिर हम देखते हैं कि वॉयलेट उसे भी वही दवा पिला देती है जो कि वो बेन को पिलाती थी, जिससे कैरोलिन भी पैरालाइज हो जाती है
और कुछ बोल नहीं पाती है। फिर हम एंड में देखते हैं कि जब मॉर्निंग में पुलिस के साथ वहाँ जिल आती है तो कैरोलिन उसे नहीं पहचान पाती है क्योंकि उसकी बॉडी में मामा सेसिली होती है। बट वॉयलेट जिल को पहचान जाती है क्योंकि उसकी बॉडी में कैरोलिन होती है। बट वो अब कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि वो भी अब बेन की तरह पैरालाइज है। फिर ल्यूक जिल को बताता है कि कैरोलिन ने उनका इतने अच्छे से ख्याल रखा कि वॉयलेट ने ये बड़ा घर उसके नाम कर दिया और अब वो यहीं रहेगी। और जिल को काफ़ी अजीब लगता है। और फिर हम देखते हैं कि जख्मी होने की वजह से वॉयलेट और बेन को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है और पापा जस्टिफाई और मामा सेसिली का ये राज ही रह जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही मूवी की स्टोरी लाता रहता हूँ। धन्यवाद।